नमस्कार दोस्तों। ईएसबी द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है और चलिए हम एमपी टेट मेंस जो कि एक ही शिफ्ट में हुआ था 26 अप्रैल को वर्ग 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी हम आंसर की देख रहे हैं। और इससे आपको क्लेम करने का और गलत क्वेश्चन या गलत आंसर का अनुमान लगेगा, जिससे आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई ना करें और सारी चीज़ों को देखें। और ये पूरा पेपर है जो कि हमारा 26 अप्रैल को हुआ था। इससे जो नए लोग हैं उनको आइडिया मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आंसर आते हैं एमपी टेट में। तो वैसे तो देखा जाए वर्ग 3 का पेपर तो काफ़ी बेकार बना था और जो पेपर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन चलिए फिर भी सब लोग अच्छे नंबर लेके आए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे। संगम साहित्य में वाद्य यंत्र के लिए तमिल शब्द का उल्लेख है। तो अ, मतलब वाद्य यंत्र के लिए तमिल शब्द का क्या उल्लेख बताया गया है संगम साहित्य में। तो जो हमने आंसर लगाया था, एक्चुअल में वेणु लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बता रहा है वो करु भी है। अब आप इसके लिए थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं बुक से। कई ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको देखने मिलेंगे जो गलत भी हो सकते हैं। तो इसमें आप टेंशन ना लें, आराम से देखें। आप किताब वगैरह में कोई सर से भी पूछ सकते हैं। और काफ़ी सारे आंसर आपको ऐसे मिलेंगे जो इनकी तरफ से सही होंगे, लेकिन हो सकता है वो गलत भी हों। तो ये सिर्फ इसलिए दी जाती ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तबला वादन में मानक ठेका में संशोधन किस प्रकार की तात्कालिकता में शामिल होता है। तो इसका जो आंसर है बोल बनाओ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ये। ईएसबी ने भी इसको आंसर सही माना है और हमने भी आंसर सही किया है। मेरे इसमें 71 के समथिंग कुछ नंबर आए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने सुना है कि गलत भी आए हैं, वो गलत हम समझेंगे और उससे नंबर बढ़ने की भी संभावना है। बाकी जो लोग क्लेम करेंगे उनको भी मिलेगा नंबर। राग जौनपुरी की रचना की थी। राग जौनपुरी की रचना वैसे तो सुल्तान हुसैन सरकी ने की थी, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में अमीर खुसरो लगा दिया, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। तो मेरे टोटल 29 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर बढ़ने की संभावना है। कौन सा घराना अपने शक्तिशाली स्वर प्रक्षेपण और नौम तो मालाप के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है हमारा आगरा घराना। तो यहाँ पे ये आंसर सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लिए, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, संगीत रत्नाकर लिखा है जबकि संगीत रत्नाकर होता है। तो इसके सारंगदेव है आंसर, पहला ही है इसका आंसर। ये भी हमारा आंसर सही होता है। चलिए भारतीय शास्त्रीय संगीतकार तत्कालिक संगीत में श्रुति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो इसका आंसर जो मैंने दिया है वो अद्वितीय विविधताएं बनाने के लिए, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के क्षेत्र में कमाईचा मुख्य रूप से बजाया जाता है। इसमें कई लोगों ने कर्नाटक भी लगा दिया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ना वो है राजस्थान, क्योंकि जो कमायचा होता है वो राजस्थान में यूज़ होता है। चलिए हम देखते हैं भरत के संदर्भ में ग्राम शब्द का क्या अर्थ है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। भरत के संदर्भ में ग्राम शब्द का क्या अर्थ है। संगीत बादनाओं को ट्यून करने की विधि, एक पैमाने के भीतर एक विशिष्ट श्रुति विभाजन, किसी विशिष्ट नोट से शुरू होने वाले नोटों का समूह या स्केल। तो इसका आंसर, और नोट की आवृत्ति में परिवर्तन। तो इसका आंसर हमने दिया है किसी विशिष्ट नोट से शुरू होने वाले नोटों का समूह या स्केल। तो यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। बस्तर में पड़े बड़े परंग ढोल बजाने के लिए कौन सी जनजाति मानी जाती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है क्योंकि जनजाति के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे भील लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुरिया जाति बताया है, जनजाति। तो अब इसका इन्होंने बताया तो हो सकता है यही आंसर हो, बट मुझे ये आंसर और क्वेश्चन गलत, मतलब मुझे इसके आंसर शायद गलत लग रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए, भातखंडे संकेतन प्रणाली और कर्नाटक संकेतन प्रणाली, मतलब भातखंडे जो लिपि है और कर्नाटक लिपि के बीच में तो कौन सा प्रमुख अंतर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप भी आंसर सेक्शन में बताते जाएं कि आपने कौन से आंसर लगाए थे या आपको कौन सा सही लग रहा है। दोनों प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है क्योंकि दोनों प्रणाली में अंतर है। ठीक है, भातखंडे संकेतन पश्चिमी संकेतन का उपयोग किया जाता है जबकि कर्नाटक में तमिल लिपि का प्रयोग किया जाता है। भातखंडे संकेतन देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है जबकि कर्नाटक में तमिल का उपयोग होता है। भातखंडे संगीत देवनागरी का प्रयोग होता है जबकि कर्नाटक में स्वर शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर है भातखंड संकेतन देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है जबकि कर्नाटक में तमिल लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा आंसर सही था। अंग्रेजी वर्णमाला में संगीत 7 नोट कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर है ABCDEFG, मतलब सी को हम सा मानते हैं, डी को रे मानते हैं, इस प्रकार से
है ना। ये सही आंसर है, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। रस सिद्धांत के अनुसार राग दरबारी कानड़ा, कानड़ा की जगह कनाडा लिखा है, देखिए आप कितना मिसप्रिंट करते हैं लोग। सबसे अधिक संबंधित कौन सी भावना है? तो राग रस सिद्धांत के अनुसार जो दरबारी कानड़ा है उसमें सबसे अधिक संबंधित कौन सी भावना हो सकती है? देखिए संबंधित भी इनने गलत लिखा है, और एमपी टेड वाले एग्ज़ाम ले रहे हैं, थ्योरी एग्ज़ाम लेके आपको टीचर बना रहा है, ना कि उससे बच्चों को अभी प्रैक्टिकल भी नहीं आता होगा, कभी शायद हारमोनियम भी ना छुई हो उनने। बताओ, ये स्थिति है। रौद्र, क्रोध, हास्य, हंसी, वीर और करुणा। तो इसका आंसर मैंने रौद्र लगाया था, लेकिन यहाँ पे गलत बता रहे हैं, यहाँ पे करुणा बताया। आप बताइए क्या आंसर सही हो सकता है? प्राचीन भारत में हिंदू चिकित्सा कौन सा वेद है? तो ये 100% अर्थवेद है, इसका सही आंसर है। ठीक है। कौन सा संगीत रूप आमतौर पर भक्तिपूर्ण होता है और सरल से जटिल लेकर रचनाओं तक भिन्न होता है? तो इसका मैंने ख्याल लगाया है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। भक्तिपूर्ण तो मुझे पता था भजन होते हैं, लेकिन सरल से जटिल रचनाओं तक भिन्न होता है, तो ये थोड़ी सी उसने मुझे डाउट में डाल दिया था, क्योंकि भजन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जाके जटिल नहीं होता, लेकिन इन्होंने ऐसा माना है, तो हो सकता है भजन सही हो। आप बताइए सही आंसर क्या है? तो मेरा जो आंसर है वो मैंने भजन लगाया था, सॉरी ख्याल लगाया था, और इन्होंने भजन को माना है। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदुस्तानी संगीत का विकास किस काल में हुआ? तो यहाँ पे हमने जो लगाया था 20वीं शताब्दी प्रारंभ में, 22वीं में, प्रथम में और नवीं में, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्रारंभ में कितने वैदिक स्वर प्रयुक्त होते थे? चलिए बताइए, प्रारंभ में कितने होते थे? 5-5, 4-4, 6-6 और 3-3। तो 100% 3-3 आंसर है। जैसे कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 प्रकार के स्वर पहले प्रयुक्त होते थे। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन का सबसे प्राचीन रूप है? ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद और टप्पा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में हिंदुस्तानी में संगीत में गायन का सबसे प्राचीन रूप क्या? 100% दोस्तों ध्रुपद ही होगा, क्योंकि ध्रुपद सबसे पहले सबसे प्राचीन गायन शैलियों में से एक है, जिसका आविष्कार बोला जाए तो अमीर खुसरो जी ने किया था। कई चीज़ों की, जैसे बहुत सारी चीज़ों की, सितार, तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो जी ने किया था, और भी ऐसे कई प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों। ताल की सबसे महत्वपूर्ण बीट को क्या कहते हैं? ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बच्चे सरल होके भी गलत करके आए। खाली नहीं हो सकता, खाली तो नहीं होगा। अंतरा, अंतरा होता ही नहीं है ताल में, सीधा अंतरा तो हमारे गायन में होता है, स्थाई और अंतरा। मुखड़ा, अंतरा और मुखड़ा ये सारे गायन में होते हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। खाली भी नहीं होगा। इसका एक्चुअल जो मीनिंग वो होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा वो सम रहेगा। कई लोग इसको गलत करके आए हैं। ठीक है, इसका सम रहेगा। चलिए, हिंदुस्तानी संगीत में किस प्रणाली को दशमेल पद्धति के नाम से जाना जाता है? थाट, प्रहार, जाति, रस। तो सीधी सी बात है, थाट को माना जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन था। देखिए कई कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो सरल आपको दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर सरल नहीं था, तो ये ना सोचें कि एमपी टेट बहुत सरल आता है। अभी देखिए आपको बहुत खतरनाक क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आपका सिर जो है वो घूम जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध लोक गायन में कलगी तुर्रा का प्रसिद्ध है, या फिर कलगी तुर्रा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन जरूर बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने बहुत सारी जगह इस क्वेश्चन को देखा है। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों क्या रहेगा? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड और निमाड़। तो इसका जो दोस्तों रहेगा, इसका निमाड़ रहेगा। 100% ये निमाड़ी लोकगीत है। ओके। चलिए, संगीत में कितने थाट है सबको पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, 10 थाट होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं मसन्या गीत। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मसन्या गीत में पढ़ के गया था मौत में, लेकिन जल्दबाजी में मैंने ना शादी लगा दिया, जबकि ये मेरी खुद की मिस्टेक थी। 1 नंबर मेरे से, इसलिए टाइम का सही यूज़ करके लास्ट में वेट ना करें, ये मुझसे गलती हो गई। आप लोगों को सही समय पर लगाना है। जल्दी से जल्दी आपको जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है, सरल सरल वाले। तो ये मेरी गलती थी, आई रियली सॉरी कि मेरा 1 नंबर कम हो गया, मैं खुद से बोल रहा हूँ। चलिए, एक रिदम गिटार में कितने तार होते हैं? रिदम, ये चीज़ें मत देखिए, रिदम गिटार हो, ये रिदम आप ये समझिए कि गिटार में कितने तार होते हैं, है ना। अब मेन गिटार की बात चल रही, तो गिटार में 6 तार होते हैं। कई गिटार 12 तार के भी आते हैं, 7 तार के भी आते हैं। यूकेलेले आता है जो 4 तार का आता है, वायलिन 4 तार का आता है ना। तो और
गिटार भी कई प्रकार के, बेस गिटार में भी 4 तार आते हैं, लेकिन इसने रिदम गिटार बोला है, यानी कि एक तरह से मेन गिटार, तो 6 तार होते हैं। और कई विद्वान इसमें 4 तार भी लगा कर आए हैं, सॉरी 4 तार नहीं, 8 तार भी लगा के आए, कोई 7 भी लगा के आए, और कोई कोई ने तो 2 भी लगाया है। ऐसी महान मूर्तियों को बहुत बारंबार प्रणाम जिन लोगों ने ऐसा काम किया है। कौन सा संगीत वाद्य शहनाई से तुलनीय है? देखिए सारंगी जो है, तो आप बताइए जल्दी किसका आंसर? सारंगी, सितार, सुंदरी और मोहन वीणा। अब इसमें से आप आंसर बताइए, कौन सा संगीत वाद्य शहनाई से तुलनीय है? सारंगी तो नहीं हो सकता, सितार भी नहीं हो सकता, क्योंकि शहनाई देखिए एक फूंक वाला यानी शुशिर वाद्य यंत्र है। तो कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो शहनाई से तुलनीय है? तो वो है सारंगी, सितार, सुंदरी और मोहन वीणा। तो इसका आंसर सुंदरी है, मैंने भी सुंदरी लगाया है। चलिए आंसर सही है। इसमें से कौन सी सितार के लिए ट्यूनिंग की विशेषता है? चलिए बताइए। सितार के अनुकंपी तारों को मुख्य तारों के समान स्वर में ट्यून किया जाता है। सितार में कोई अनुकंपी तार नहीं होता। सितार को बिना किसी सूक्ष्म संवेदन की आवश्यकता यांत्रिक ट्यून खूंटियों का उपयोग करके ट्यून किया जाता है। ब्रिज पर फाइन ट्यूनर्स का उपयोग करके पिच को समायोजित किया जाता है। तो इसका है ब्रिज पर फाइन ट्यूनर्स का उपयोग करके पिच को समायोजित किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा जितने भी ये जैसे कि सितार हुआ और तानपुरा हुआ, इनमें मेन तो ब्रिज ही होता है और खूंटियाँ भी होती हैं, लेकिन खूंटियों के अलावा खूंटियों से फाइन ट्यूनिंग नहीं की जाती। उसमें जो छोटे छोटे मन के लगे रहते हैं, है ना, तो उनको फाइन ट्यूनर्स का उपयोग करके पिच यानी कि उसको नहीं, ये सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, मैंने देखा नहीं, मैंने इसमें गलत लगा दी। से अनुकंपित तारों के मुख्य तारों के समान में ट्यून किया था, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, मुझे ये लग रहा था, तो माफ़ी चाहूँगा। इसका जो आंसर है वो रहेगा सितार के अनुकंपित तारों को मुख्य तारों के समान में ट्यून किया था। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, कौन सी सितार के लिए ट्यूनिंग प्रक्रिया की विशेषता है? ठीक है, तो प्रक्रिया सितार के अनुकंपित तारों को मुख्य तारों के समान ट्यून किया जाता है। इसका ये जो आंसर है वो ऐसा रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ओडिशा का छऊ, कोली, कालबेलिया और नौटंकी। तो मैंने यहाँ पे छऊ लगाया था, ये सही आंसर है। लेकिन बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने म्यूज़िक के पेपर में डांस का क्वेश्चन क्यों दिया है? वैसे तो नहीं देना चाहिए। अब लोग ये बोलते हैं कि संगीत, डांस, नृत्य प्लस ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, गायन वादन प्लस नृत्य, लेकिन हमारा जो सिलेबस था उसमें नृत्य से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन पे भी आप क्लेम कर सकते हैं कि ये सिलेबस से बाहर है ये क्वेश्चन, चाहें तो, क्योंकि अगर वो चेक करेंगे हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाए और आपको नंबर मिल जाए। किसी कण के तीव्र गति से आगे पीछे करने से उत्पन्न होती है? जल, ऊष्मा, ऑक्सीजन, कंपन। ये बहुत ही ज़्यादा सड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके जो 3 क्वेश्चन हैं वो अलग ही दिख रहा है कि ये 3 तो नहीं हो सकते। तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन भी दिए थे एमपी टेट वालों ने। किसी कण के तीव्र गति से आगे पीछे करने से उत्पन्न होता है कंपन। मैं क्वेश्चन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बनाने वाले का तरीका है उसे गलत बोल रहा हूँ। क्वेश्चन तो सभी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संयुक्त फ्यूजन संगीत के साथ पहले जैज किसने रिकॉर्ड किया? हु हैज़ रिकॉर्डेड फर्स्ट जैज विद इंडियन कंबाइंड फ्यूजन म्यूजिक? पंडित रविशंकर जी और बड़शंख शैडो आर्टिस्ट, बॉम्बे बैंड, बाबरी बसंती। में पढ़ के गया था, पंडित रविशंकर और बड़शंख इन्होंने किया है। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके और भी एग्जाम्स में, DSSB, MP टेट, UP TGT, बट MP में ही सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवादी नोट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक नोट जो कभी वादी और कभी संवादी का समर्थन करके प्रयोग किया जाता है, वह स्वर्ग राग में कभी प्रयोग नहीं होता। देखिए, वह स्वर्ग जो राग में प्रयोग नहीं होता वह तो विवादी कहलाएगा, है ना, तो वो अनुवादी तो नहीं हो सकता है। जो राग की भावनात्मक अपील को परिभाषित करता हो, राग में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला स्वर तो वादी होता है, तो ये 2 तो नहीं हो सकते, यानी कि ये इसका क्वेश्चन पहला वाला होगा, जो कभी कभी वादी और कभी कभी सबवादी का समर्थन करता है। चलिए, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के निपुणता के लिए जाने जाते हैं? संतूर, वायलिन, सरोद और सितार। इसका आंसर है सरोद दोस्तों, ये तो सबको ही पता है। किस संगीत में स्टॉप नोटेशन का प्रयोग होता है? सीधी सी बात है, लोकगीत में तो हो ही नहीं सकता, लोक संगीत में, भारतीय संगीत में भी नहीं होता, फिल्म में भी नहीं होता, यानी कि इसका आंसर है पाश्चात्य, यानी कि इसको देखेंगे तो वेस्टर्न म्यूजिक होता है इसका आंसर। गृह स्वर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? गृह जो स्वर होता है राग के विश्राम स्वर को, स्तरीय राग के भावनात्मक विषय को दर्शाता है। इसको सबसे ऊंचा नोट है किसी आरंभिक स्वर है, इसका आंसर जो होगा वो आरंभिक स्वर होगा,
देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 20वीं सदी के किस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? विशेष रूप से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से रविशंकर जी, भीमसेन जोशी जी, निखिल बनर्जी, उस्ताद अली अकबर खान। तो इसका आंसर है रविशंकर जी। चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्रुति शब्द का अस्तर है क्या क्या अर्थ है? राग में स्थिर स्वर, राग की गति, लय, पिच या माइक्रोटोन की सबसे छोटी इकाई, राग की मूल्य। तो इसका है सेकंड, पिच या माइक्रोटोन को ही श्रुति बोलते हैं, आप सबको पता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत थाट की अवधारणा कैसे उभरी? तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। 19वीं शताब्दी के बाद रागों को वर्गीकृत करना एक प्रगति टाइप की थी, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। कौन सा वायु वाद्य यंत्र भारतीय लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसमें 2 लकड़ियों की बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है? ये तो अलगोजा है 100%, क्योंकि अलगोजा जो होता है वो 2 बांसुरी। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, एक कौन सा वायु वाद्य यंत्र भारतीय लोक संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जैसे 2 लकड़ी की बांसुरी? मतलब इसमें क्या होता है कि 2 लकड़ी की बांसुरी को, मतलब जो बांसुरियाँ होती हैं उसे जोड़ा जाता है, बीन जैसा ये बन जाता है। तो ये अलगोजा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब गूगल पे, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इस विषय में। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक कौन थे? भीमसेन जोशी जी, नाना भातखंडे जी, रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल अन्ना बिस्मिल्लाह खान। तो नारायण भातखंडे जी है 100%। हिंदुस्तानी संगीत थाट प्रणाली का क्या महत्व है? मैं डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर देखिए, इसका आंसर दीजिए आप, क्योंकि वीडियो चलता रहेगा, लगभग आधे घंटे में कंप्लीट होगा। ये रागों को उनकी लयबद्ध पैटर्न के अनुसार वर्गीकृत, ये ऑर्केस्ट्रा के लिए रचनाएं बनाने में मदद करता है। ये रागों को आसानी सीखने समझने की सांगीतिक विशेषताओं के आधार को व्यवस्थित करता है। तो यही उसका आंसर है, क्योंकि जो थाट होता है वो रागों को बारीकी से और अच्छे से समझने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग बनाता है, जिससे हम रागों को आसानी से समझ सकते हैं। कौन सा तबला घराना स्याही भाग पर 2 उंगलियों के उपयोग समय में 2 उंगलियों को बाजा कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली घराना, ये मैंने सही लगाया है। तबले का कौन सा भाग प्रभावी हाथ से बजाया जाता है? दायां, बायां, स्याही, घट्टा। तो मैंने इसमें दायां लगाया था, पहले मैं बायां लगाने वाला था, लेकिन फिर मैंने समझा उसको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा। एकदम से जवाब नहीं देना है जल्दबाजी में। ध्वन्यात्मक ध्वनि में कितने स्वर होते हैं? स्वर 20 स्वर, 35, 10, 30। ये मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। ध्वन्यात्मक ध्वनि में कितने स्वर होते हैं? तो इसमें एक्चुअल आंसर है 20 और मैंने 35 लगाया। पहले मैं 20 ही लगा रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ तो मैंने 35 लगा दिया। संगीत में खाली को दर्शाने के लिए हमें सबको पता है 0 से इसको दर्शाया जाता है, सबको पता है। पियानो के नीचे के ए नोट में हम कितने सप्तक बजा सकते हैं? तो इसका आंसर 5, 9, 3, 7। मैंने 5 लगाया, ऑलमोस्ट लोगों ने 5 लगाया, लेकिन यहाँ पे 7 बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अभी समझ से बाहर है थोड़ा सा। पियानो के नीचे मतलब हम अति मंद्र की बात कर रहे हैं शायद, ये अति मंद्र से कितने आप सप्तक बना सकते हो या बजा सकते हो। वाद्य यंत्र में चांग किस श्रेणी में आता है? इलेक्ट्रॉनिक, हवा, कीबोर्ड, परकेशन। तो चांग जो है परकेशन, परक्यूशन लिखा है लेकिन इंग्लिश में सही लिखा है परकशन, परकशन बोलते हैं इसको। परकशन मतलब वादन में यूज होता है। मध्य प्रदेश गाथा के गीत किसने लिखे? सीधी सी बात है, महेश श्रीवास्तव ने लिखे हैं। निदा फाजली, दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा और महेश श्रीवास्तव, तो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखे हैं। ताल सिद्धांत में ग्रह क्या है? ग्रह ये होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रह स्वर है, तो ताल में रचना का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, यही इसका आंसर सही है। ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इन पे बात करने से कोई मतलब नहीं। तबला में के संदर्भ मात्रा शब्द का क्या प्रयोग है? क्या प्रयोग का क्या अर्थ है? मात्रा शब्द का क्या अर्थ होता है तबले में? ठीक है, तबले पर बजाए जाने वाली ताल नहीं, बिल्कुल नहीं होती। व्यक्ति एक चाल चक्र की धड़कता, ढोल की ध्वनि, नोट की अवधि। अच्छा हाँ, तो ये नोट की अवधि होगा, मैंने पता नहीं सॉरी, मैंने नोट की अवधि लगाया, जबकि ये बताएगा व्यक्ति एक ताल चक्र के भीतर धड़कता है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। देखिए, तबले के संदर्भ में मात्रा शब्द का क्या अर्थ है? तबले के संदर्भ में मात्रा समझिए, एक ताल चक्र के भीतर धड़कता है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में किस राग संयोजन का वादी संवादी और अनुवादी के बीच घनिष्ठ संबंध होने की सबसे अधिक संभावना है? ये भी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, अभी देखिए यहाँ से टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। किस राग संयोजन का वादी संवादी और अनुवादी के बीच घनिष्ठ संबंध होने की सबसे अधिक संभावना है? देश, यमन, हंस ध्वनि, भैरव। मैंने देश लगाया था, लेकिन इसका राग यमन का बता रहे हैं।
चलिए ठीक है। ई फोर नोट की आवृत्ति क्या है? ई यानी कि अगर हम सी को सा माने, डी को रे माने तो ई हो जाएगा गा। तो गा की यहाँ पे बताना सा की लगभग 240 होती है, 200 फिर 70, 300 के समथिंग इसका होना चाहिए आई थिंक। हाँ सही है, 329 के समथिंग इसकी मानी गई है। सही है, बिल्कुल आंसर ये। लय की सबसे छोटी इकाई के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? लय के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका आंसर होगा मात्रा, आवर्तन, लय, ताल। तो मात्रा ही होना चाहिए, सही बात है, मात्रा होगा इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत में गजल शैली का एक महत्वपूर्ण कवि और प्रतिवादक था? गुलाम अली, भीमसेन जोशी, मिर्जा गालिब। गजल, गजल तो बड़े गुलाम खली सॉरी, गजल के लिए देखिए, बड़े गुलाम अली खां तो शास्त्रीय संगीतकार थे, भीमसेन जोशी भी गायक थे, गुलाम अली भी गायक थे, तो मिर्जा गालिब भी होना चाहिए। गज़ल जो पढ़ते थे मिर्जा गालिब थे। धर्म और संस्कृति में परंपराओं में महान संश्लेषण का एक उदाहरण है? वैदिक आंदोलन, प्राचीन आंदोलन, स्वर आंदोलन, भक्ति आंदोलन। भारत में मैंने वैदिक आंदोलन लगाया था, लेकिन भारत में इसमें भक्ति आंदोलन लगाया है। चलिए, राग श्री रंजनी किसका प्रकार है? भात, संज्ञा, राग, संपूर्ण, साड़ा, मौढ़व। मैंने संपूर्ण लगाया था। श्री रंजनी किसका प्रकार है? ये तो मुझे पता नहीं था इसका आंसर, इसलिए मैं संपूर्ण लगाई, शाड़व है। चलिए, सदरंग उपनाम से कई ख्याल की बंदिशों की रचना किसने की? इसका आंसर है नियामत खान। सही आंसर है बिल्कुल। शिवरंजनी का अवरोह है। शिवरंजनी मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था, ये थोड़े से आंसर समझ में नहीं आ रहे थे मुझे जल्दबाजी में, तो मैंने कुछ भी लगा के आ गया, बट आपको सही से आंसर देना है इसका। सानी धापा मागा रे सा धापा, क्योंकि जो शिवरंजनी राग है दोस्तों, ये भूपाली जैसा होता है, तो जब आप भूपाली लगाओगे तो उस जैसा ही सिमिलर होता है, साधा पागा रेसा। ओके। कौन सा संगीतकार महती और लवंजी जैसे नए रागों के निर्माण से जुड़ा था? कुमार गंधर्व, रविशंकर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, बालकृष्ण मुरलीधरन। में रविशंकर लगा था, लेकिन बाला मुरली कृष्ण लिखा है। दिए गए मॉडल में षड्ज के लिए आवृत्ति क्या है? षड्ज के लिए 1 1 3 2। अब देखिए, सा जो है, अगर आप मॉडल में सा के लिए आवृत्ति निकालेंगे तो 240 इंटू 240 कर बटे 100, 240 करेंगे तो इसका 1/1 ही अनुपात आएगा। ये क्वेश्चन भी कई लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। कौन सा लय टेम्पो हैंडलिंग में दोष है? स्थिरता, मध्यलय, चंचलता, अति विलंबित। इसमें चंचलता करेक्ट था, क्योंकि जो लय होती है वो चंचल अधिक होती है। तानसेन समारोह कहाँ? सबको पता है, ग्वालियर में होता है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे सम्मानित तानसेन साहब। कौन सा प्राचीन ग्रंथ रागों और उसके भावना सार को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने का पहला ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे नाट्यशास्त्र है दोस्तों। चलिए, तानसेन सम्मान प्रति वर्ष किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। परमेल प्रवेशक राग संगीतकार प्रदर्शन करने की चुनौती देते हैं? मूर्छना में श्रुति, ताल का स्वर विवर्तन, केवल लयबद्धता और एक ही रचना के बीच मधुर परिवर्तन। ठीक है, मैंने मूर्छना में श्रुति भिन्नता लिखा था, लेकिन करेक्ट आंसर है एक ही रचना में रागों के बीच मधुर परिवर्तन। एक बार और पढ़ लीजिए। परमेल प्रवेशक राग संगीतकार को क्या करने की चुनौती देते हैं? मतलब जो परमेल प्रवेशक होते हैं, मूर्छना में श्रुति भिन्नता, तो इसका आंसर क्या है? एक ही राग रचना रागों में बीच मधुर परिवर्तन। ध्रुपद और ख्याल शैलियों में उच्चारण का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? डिलीवरी की गति, अक्षरों की स्पष्टता और स्वर विस्तार, हर बीट पर जोर, शब्दों के अंत पर जोर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर, यदि हम डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अक्षरों की स्पष्टता और स्वर विस्तार। ध्रुपद और ख्याल मतलब जो शैली थी, उनमें उच्चारण का कौन सा महत्वपूर्ण है? मैंने लगाया था अक्षरों की स्पष्टता, स्वर विस्तार, तो ये करेक्ट आंसर है, सही बात है। संगीत में ध्वनि की लाउडनेस के लिए क्या प्रयुक्त होता है? लय, उतार चढ़ाव, तीव्रता, आवृत्ति। तो यहाँ पे तीव्रता आएगा। राग और थाट के बीच संबंध के बारे में लेंगे तो कौन सा कथन सत्य है? राग सदैव थाट से व्यापक होता है। प्रत्येक राग एक ही थाट पर आधारित होता है, किंतु सभी थाट एक राग के अनुरूप नहीं होते। इसका आंसर सही है। ठीक है, जहाँ पे भी रेड दिख रहा है ना आपको, वो आंसर गलत होगा और करेक्ट आंसर से मिलाया जाएगा। ठीक है, कौन सा अभ्यास सांस पर नियंत्रण स्थिरता को बढ़ाता है? सरगम, ताल, अलंकार, प्राणायाम। तो सीधी सी बात है, प्राणायाम बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का संगीतकार नहीं है?
दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का संगीतकार इनमें से कौन सा नहीं है? त्यागराज, पुरंदरदास, मुत्तुस्वामी, अमीर खुसरो। तो यहाँ पे अमीर खुसरो जी का ही नाम आएगा क्योंकि ये हिंदुस्तानी से रखते थे ताल्लुकात। लंबे आलाप को बनाए रखने की कौन सी श्वास तकनीक है? मुंह से सांस लेना, डायफ्रामिक सांस, उतली छाती से सांस लेना सांस रोककर। तो सीधा है इसका डायफ्रामिक ही आएगा। ठीक है। पौराणिक और पारंपरिक संदर्भों में वर्षों को आह्वान करने की सबसे अधिक प्रयुक्त राग है? काफी, शंकरा, मेघ, भैरवी। तो इसका आंसर आएगा मेघ। वर्षा को आह्वान करने के लिए हमें पता है वर्षा को आह्वान करने के लिए मेघ का यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा बुंदेलखंड के लिए एक लोकप्रिय लोकगीत का वर्णन करता है? फाग, आल्हा, लमटेरा, दादरा। देखिए बुंदेलखंड लिखा है तो आला का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आला गायन सबसे फेमस बुंदेली खंड यहाँ पे लोकगीत है। प्रेम और सौंदर्य रति की भावना भारतीय शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किस रस से मेल खाती है? प्रेम और सौंदर्य रति की भावना भारतीय शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किस रस से मेल खाती है? रति हमें पता है, रति क्या श्रृंगार से खाना चाहिए क्योंकि इसका सही आंसर श्रृंगार ही है। भयंकर, श्रृंगार, अद्भुत, वीर। तो यहाँ पे श्रृंगार आएगा। चलिए, कौन सा घराना अतिव्यापी स्वरों व्यवस्थित आलाप प्रस्तुति के साथ पेचीदा और जटिल राग विकास के लिए जाना जाता है? जयपुर, अतरौली, ग्वालियर, पटियाला। इसका आंसर मैंने आगरा लगाया था बट इसका पटियाला था। चलिए कोई बात नहीं। घराने का नाम भिंडी बाजार क्यों है? इसका आंसर समझ लेते हैं। इस घराने की उत्पत्ति मुंबई के भिंडी बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार से हुई थी, इसीलिए इसे भिंडी बाजार कहा गया है। चलिए, कौन सा स्वर पूर्वांग और उत्तरांग के बीच विभाजन बिंदु है? अब यहाँ पे मैंने माँ लगाया था क्योंकि हमारे जो आजकल के पूर्वांग और उत्तरांगवादी राग माने जा रहे हैं वो माँ के कारण माने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पा माना है तो यहाँ पे मेरा एक नंबर फिर कट गया। लगभग मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे पहले से आते थे लेकिन फिर भी गलत हो गए। चलिए कोई बात नहीं। और कुछ 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, मैंने सुना है पेपर में कि इसके नंबर सबको मिलेंगे। हिंदुस्तानी संगीत का जनक कौन है? हमें पता है हिंदुस्तानी जनक तानसेन ही होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग पुरंदर दास लगा के आ गए हैं जो गलत है। ताल को विभिन्न ज्ञात लयबद्ध रचना को उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है? बोलतान, कूटतान, सप्ततान और लयकारी। तो मैंने बोलतान करा था, यहाँ पे लयकारी इसका सही आंसर बता रहे हैं। तान को विभिन्न ज्ञात लयबद्ध संरचना उपयोग करके, अगर हम लयबद्ध संरचना का उपयोग कर रहे हैं तो तान को करेंगे तो सही बात है, लयकारी ही आंसर होना चाहिए इसका। मोहनी राग की रचना किसने की थी? तो मोहनी राग की जो मैंने अमजद अली जी लगा दिया था लेकिन उसका गुलाम अब्बास खान था। चलिए छोड़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुपद संगीत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वाद्य प्रदर्शन पर केंद्रित, ध्यान केंद्रित, प्रकाश और लयबद्ध, बहुत तेज गति वाला, आध्यात्मिक ध्वनि। एक बार और पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुपद संगीत का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? तो प्रकाश और लयबद्ध लगाए थे लेकिन आध्यात्मिक और ध्यानात्मक। ताल लिपि में एकल ताल मात्रा का बोल रूप से अडगुन प्रतिनिधित्व क्या है? अडगुन यानी प्रति बीट 8 बोल होना चाहिए, सही आंसर है। कौन सा राग भगवान शिव का पसंदीदा माना जाता है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सभी ने शिवरंजनी लगाया है तो आंसर भी शिवरंजनी है। राग में प्राथमिक स्वर भादी स्वर होता है, ये सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी थाट प्रणाली मूल स्केल हिंदुस्तानी या कर्नाटक संगीत के संदर्भ में अधिक विस्तृत और व्यापक है? इसका मैंने लगाया था हिंदुस्तानी में थाट प्रणाली अधिक व्यापक है। अब मुझे इसका आंसर समझ नहीं आ रहा कि ये सही बात है कि नहीं है। कौन सी थाट प्रणाली मूल स्केल हिंदुस्तान में, कौन सी थाट प्रणाली मूल स्केल हिंदुस्तानी या कर्नाटक संगीत के संदर्भ में अधिक व्यापक है? इसका आंसर मुझे नहीं पता सही, लेकिन इन्होंने ये बताया कि कर्नाटक संगीत वाला। तो चलिए देखते हैं। 72 मेला करता योजना भूता सांख्य किससे जुड़ा है? मैंने चक्र लगाया था और यहाँ पे काटा पयाडी लिखा है। कैथोलिक मास के लिए कौन सा संगीत रचा जाता है? कैथोलिक के लिए मैंने यहूदी मंत्र, इन्होंने ग्रेगरी मंत्र किया है। राग परज में और राग बसंत में क्या अंतर है? राग परज बसंत ऋतु से, जबकि राग बसंत वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है वो है राग परज ऊपरी सप्तक की ओर बढ़ता है और जबकि राग बसंत अवरोही और अधिक गंभीर प्रकृति पर केंद्रित होता है। एक राग में स्वरों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? स्वरों की न्यूनतम संख्या हमें पता है 5 होना चाहिए, ये आंसर सही। तबला वादन बनारस घराने की स्थापना किसने की थी?
पंडित राम शाह हैं, लेकिन हमने यहाँ पे गलत लगा दिया है। चलिए कोई बात नहीं। मृदंगम निम्नलिखित में किस भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण है? तो मृदंगम यहाँ पे कर्नाटक में यूज़ होता है। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है ये हमारे चैनल के लिए। ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है, ये क्वेश्चन पे भी क्लेम का सुनने में आ रहा है। नहीं सॉरी, ध्वनि की आवृत्ति ये वाला नहीं, दूसरा क्वेश्चन है एक और ध्वनि से, उसमें आएगा ये, तो इसका तो हट जी आएगा। एक और ध्वनि संबंधित है, आगे शायद देखने मिले। किस काल में भारतीय संगीत का हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैलियों में विभाजन हुआ? मध्यकाल, आधुनिक, वैदिक, गुप्त। तो यहाँ पे हमने आधुनिक लगाया था, लेकिन मध्यकाल था। बिलावल स्केल में गंधार का आवृत्ति अनुपात क्या है? गंधार का 5/4। ठीक है, कैसे होगा? गा का आवृत्ति यहाँ पे 300 के समथिंग बटे 240 करोगे तो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। जाकिर हुसैन किस महान तबला वादक के पुत्र हैं? उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के हैं, सबको पता है। नवरस सिद्धांत के अनुसार कौन सी रस की परिभाषा सही नहीं है? वीर, साहस, शांत, शांति, करुणा, आनंद, विवश, घृणा, शांति। शांति इसमें करुणा आनंद है, यहाँ पे ये लगा दिया गया है। कालिदास सामान्य किस क्षेत्र में योगदान का सम्मान करता है? ये यहाँ पे कालिदास जो है वो तीनों का करता है, साथ में नृत्य, संगीत और कला। कौन सा थाट उस राग से संबंधित व्यक्ति की भावना को जागृत करता है और अक्सर सुबह सुबह किया जाता है? इसका भैरव होना चाहिए, भैरव भी लगाया है, सही है। ठुमरी को अन्य अर्धशास्त्रीय शैलियों के बीच क्या विशेष बनाता है? भक्ति सामग्री, फारसी कविता, लयबद्ध संरचना, भावनात्मक अभिव्यक्ति और काव्यात्मक सौंदर्य। आंसर देखते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति और काव्यात्मक सौंदर्य इसका आंसर है, सही है। कौन सा ताल असम्मित है जिसमें 3+2+2 ताल होते हैं? इसका मेरे हिसाब से रूपक होना चाहिए, सही है, मैंने रूपक ही लगाया था। चलिए, मृदंगम किस प्रकार के वाद्य यंत्र में है? इसका एक्चुअल मेम्ब्रोफोन आना चाहिए, मेम्ब्रोन, एरो और कार्डोफोन, बट हमने यहाँ पे कॉर्ड लगा दिया, जबकि मेम्ब्रोनोफोन होना चाहिए, सही है आंसर। ओके। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख प्रकार थे? 2 प्रमुख प्रकार थे, आंसर सही है। ध्वनि की इकाई किसमें? हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ध्वनि की इकाई किलोग्राम प्रति वर्ग फीट वाट पाउंड, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्वेश्चन की ध्वनि की इकाई किस में मापी जाती है, तो मैंने यहाँ पे किलोग्राम प्रति लगा के आया था। मेरा तो सही क्वेश्चन माना जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। अब बाकी देखते हैं। चलिए, ये हमारा पूरा ओवरऑल पेपर था दोस्तों। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग एमपी टेट की परीक्षा आगे देंगे उनको काफ़ी समझ में आएगा कि सिलेबस से तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिलेबस से पता नहीं आगे से क्या आ जाए। आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा आ रहा है एमपी टेट में, तो आप लोग तैयारी अच्छे से रखें और सब कुछ पढ़ें अच्छे से, प्रैक्टिकली समझें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले उन क्वेश्चन को करें जो आपको आ रहे हैं, लास्ट के लिए न छोड़ें। जो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, और बहुत अच्छे से और ध्यान से समय ले के आप क्वेश्चंस को अटेंड करें, लेकिन सबसे पहले सरल क्वेश्चंस को कर लें और लास्ट में बढ़िया अच्छे से आंसर दें। और आई होप आपका एमपी टेट अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएँ और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो, मैं यही चाहूँगा। और एक चीज़ और है कि जो लोग भी थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल ज़रूर करें, क्योंकि अगर उन्होंने प्रैक्टिकल अनिवार्य कर दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। और आगे से बीएड भी अनिवार्य कर सकते हैं, तो बीएड करके ज़रूर रख लें। जय माता दी, जय हिंद, थैंक यू।